क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का एक सबसे अमीर देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, वो अचानक इतना गरीब कैसे हो गया? क्या ये गरीबी उसके लोगों के आलसी होने की वजह से थी, या फिर पर्दे के पीछे एक ऐसा साइलेंट मास्टर प्लान चल रहा था जिसने एक पूरे सब कॉन्टिनेंट की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी? जब आप किसी इंसान से उसकी दौलत छीन लेते हैं, वो गरीब होता है ना? सिंपल सी बात है। जब किसी इंसान से उनकी दौलत आप छीन लेते हैं तो वो गरीब हो जाता है। लेकिन जब आप उसकी काबिलियत, उसकी सोच और उसके आने वाले फ्यूचर को ही छीन लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी की इतिहास प्रसिद्ध किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसा मिरर है, एक ऐसा दर्पण है, एक ऐसा आईना है जो आज की जनरेशन को सिखाता है कि साइलेंट एक्सप्लॉयटेशन यानी खामोश शोषण को कैसे पहचाना जाए और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस कैसे लिया जाए। द ट्रेन थ्योरी, धन निष्कासन सिद्धांत, जहां से सब कुछ शुरू हुआ, है ना? तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार दुनिया को बताया कि इंडिया की पॉवर्टी कोई किस्मत या नेचुरल डिजास्टर नहीं था, है ना? जो इंडिया की पॉवर्टी थी कोई किस्मत या कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक कैलकुलेटिव और सिस्टमैटिक इकोनॉमिक ड्रेन था। ठीक है, द मैकेनिज्म। तो इंडिया से रॉ मटेरियल, टैक्सेस और रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, ठीक है, और उसकी पैसे से ब्रिटिश ऑफिसर्स की हैवी सैलरीज, पेंशन्स और होम चार्जेस पे किए जाते थे। ठीक है, यानी वेल्थ इंडिया से बाहर जा रही थी, लेकिन बदले में इंडिया को ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न मिल रहा था। अब जरा अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई साइलेंट ड्रेन है? शायद कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, शायद आपका एक्सेसिव फोन यूजेस, शायद सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग, कुछ भी हो सकता है। या फिर ऐसी हैबिट्स जहां आप अपनी टाइम, एनर्जी और मनी लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ एम्प्टीनेस मिल रही है, मतलब सिर्फ खालीपन ही मिल रही है। So what's the moral education? What's the life lesson what we take from this? Identify your drains, है ना? जब तक आप अपनी लाइफ के इन लीकेजेस, जितने भी लीकेज है, को बंद नहीं करेंगे, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आप कभी ट्रूली आगे नहीं बढ़ सकते। कई बार क्योंकि बात ऐसा है ना कि कई बार प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम कम कमाते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी एनर्जी, हमारे रिसोर्सेस कहाँ लीक हो रहे हैं, हमें इसका पता ही नहीं चलता और पता ही नहीं होता। सेकंड पॉइंट, अन ब्रिटिश रूल का असली सच क्या है? हिपोक्रेसी का पर्दाफाश हुआ। कैसे हुआ? ब्रिटिश अंपायर खुद को सिविलाइज्ड और फेयर कहता था, है ना? जो ब्रिटिश अंपायर थे वो खुद को सिविलाइज्ड कहते थे और फेयर कहते थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने उनके ही आईने में उनका असली चेहरा दिखाया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में जो रूल ऑफ लॉ और जस्टिस है, इंडिया में उसका ठीक उल्टा अन ब्रिटिश तरीका अपनाया जा रहा था, है ना? दी पैराडॉक्स। दिखावा क्या था? दिखावा था डेवलपमेंट का, रेलवेज का, है ना, टेलीग्राफ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन सवाल यह था कि इन सब का रियल पर्पस क्या था? क्या था रियल पर्पस? क्या ये डेवलपमेंट सिर्फ इंडियंस के बेनिफिट्स के लिए था, या फिर रिसोर्सेज को तेजी से एक्सट्रैक्ट करने और ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को मजबूत करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा था? आज की डिजिटल दुनिया में भी हमें अक्सर फेक प्रोमिसेस और अट्रैक्टिव पैकेजेस दिखाए जाते हैं, लेकिन याद रखिए कि हम चमकने वाली, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हर चमकने वाली चीज आपके फायदे की नहीं होती, है ना? हर चमकने वाली चीज आपके फायदे के लिए नहीं होती। सो व्हाट्स द मॉरल एजुकेशन एंड द लाइफ लेसन व्हाट वी टेक फ्रॉम दिस, दैट डोंट गेट फूल्ड
बाय शाइनी ऑब्जेक्ट्स, चाहे करियर हो, बिजनेस हो या हो पर्सनल लाइफ, है ना। सिर्फ सरफेस देखकर डिसीजन मत लीजिए, हमेशा इंटेंशन और डीप रियलिटी को जज कीजिए, है ना। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, मोरल ड्रेन, दिल और दिमाग की गुलामी, है ना, दिल और दिमाग की गुलामी। दादा भाई नौरोजी सिर्फ मनी ड्रेन की बात नहीं की, उन्हें मोरल ड्रेन पर भी बहुत कुछ जोर दिया। इंडियंस को हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स से दूर रखा गया, जिससे धीरे धीरे उनके अंदर लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव कमजोर होने लगा। द साइकोलॉजी, क्या था साइकोलॉजी? जब आप किसी इंसान को बार बार ये बताते हैं कि तुम कैपेबल नहीं हो, है ना, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम दूसरों से कम हो, तो एक समय के बाद वो इंसान खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। ठीक है, खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? किसी ने ऐसा कहा हो कि तुम ये नहीं कर सकते, और धीरे धीरे आपने भी उसी बात पर बिलीव करना शुरू कर दिया। यही है सेल्फ डाउट, इसी को कहते हैं सेल्फ डाउट। सो द मोरल लेसन इज व्हाट, मोरल ड्रेन तब होता है जब आप अपनी कैपेबिलिटी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में सौंप देते हो। अपनी टैलेंट पर भरोसा रखना और अपनी सेल्फ गवर्नेंस को पहचानना ही असली फ्रीडम है। याद रखिए कि जिस दिन आपने अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी असली इंडिपेंडेंस शुरू हो जाएंगी, और हो जाती है। चौथा पॉइंट क्या है, पर कैपिटा इनकम और स्टैटिस्टिकल प्रूफ, फैक्ट ओवर इमोशन। तो दादा भाई नौरोजी ने सिर्फ इमोशनल आर्गुमेंट्स नहीं दिए, उन्होंने स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस और डेटा के जरिए दिखाया कि एक आम इंडियंस की एनुअल इनकम बेहद कम थी। लगभग 20 रुपए के आसपास का अनुमान उन्होंने अपने समय के संदर्भ में प्रस्तुत किए थे। ठीक है, द पावर ऑफ डेटा, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ऐसे फिगर्स और कैलकुलेशंस रखे कि उनके आर्गुमेंट्स को सिंप्लीफाई उनके आर्गुमेंट्स को सिंपली इग्नोर करना आसान नहीं था। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि इंडियंस गरीब हैं, उन्होंने डेटा के जरिए ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इंडिया गरीब क्यों है। आज भी सिर्फ कंप्लेंट करना आसान है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपके पास अपने क्लेम को प्रूफ करने के लिए डेटा है? क्या आप साबित कर पाएंगे? बात यहाँ वो, अगर आप कहते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो क्या आपने उस प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली एनालाइज किया? तो मोरल लेसन तो ये कहता है ना कि इमोशन आपको रिएक्ट करना सिखाता है, जो इमोशन होता है वो आपको रिएक्ट करना सिखाता है, लेकिन डेटा आपको स्ट्रेटजी बनाना सिखाती है। जब भी किसी प्रॉब्लम या इनजस्टिस का सामना हो, तो इमोशनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, है ना, मत कीजिए। पहले फैक्ट्स को पूरी तरीके से कलेक्ट कीजिए, फिर सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, और फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिकली एक्शन लीजिए। फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट, मैन मेड फैमिन्स, सिस्टमैटिक फेल्योर का नतीजा। क्या है नतीजा? नतीजा ये है, किताब में ये आर्गुमेंट रखा गया है कि इंडिया में आने वाले जो फैमिन्स को सिर्फ बारिश की कमी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, है ना। इकोनॉमिक पॉलिसीज, टैक्सेशन और रेवेन्यू कलेक्शन की व्यवस्था ने भी लोगों को वल्नरेबिलिटी को बढ़ाया। ठीक है, मतलब कि इकोनॉमिक पॉलिसीज, टैक्सेशन और रेवेन्यू कलेक्शन की व्यवस्था ने लोगों की वल्नरेबिलिटी को बढ़ाया। सो सिस्टमैटिक फेल्योर, किसानों ने रेवेन्यू कलेक्शन का प्रेशर पूरी तरीके से बना रहे थे, है ना। जो किसान थे वो रेवेन्यू कलेक्शन का प्रेशर बना रहे थे, चाहे उनकी क्रॉप खराब हो या सिचुएशन कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। नतीजा, कई किसानों के पास डिफिकल्ट टाइम्स के लिए सेविंग्स और रिसोर्सेस नहीं बचते थे। ठीक है, अब इसे अपनी मॉडर्न लाइफ से कनेक्ट कीजिए, जोड़िए इसको अपनी मॉडर्न लाइफ से। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, अगर आपकी सारी इनकम खर्च हो चुकी है, अगर आपने फ्यूचर रिस्क के लिए कोई प्लानिंग नहीं की, तो एक छोटी सी इमरजेंसी भी आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिला सकता है। सो व्हाट्स द मोरल लेसन हियर एंड द मोरल एजुकेशन व्हाट वी टेक फ्रॉम इट, दैट ऑलवेज प्रिपेयर फॉर टफ टाइम्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड
प्रिपेयर्डनेस, राइट, रिस्क मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है ना, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी जरूरी है, क्योंकि मुश्किल समय आने के बाद तैयारी करने से बेहतर है मुश्किल समय आने से पहले तैयार रहना। तो सवालों के जवाब और जो मुख्य टेक अवेज थे वो क्या है कि क्या गरीबी हमारी किस्मत होती है? नहीं। किसी भी सोसाइटी या इंडिविजुअल की कंडीशन को समझने के लिए सिर्फ लक को ब्लेम करना सही नहीं है। सिर्फ लक को जो हम ब्लेम करते हैं ना, किस्मत अच्छा नहीं है एंड ऑल, वो सही नहीं है। कई बार पॉवर्टी और फेल्योर के पीछे अनमैनेज्ड सिस्टम्स, रॉन्ग डिसीजंस एंड साइलेंट एक्सप्लॉयटेशन जैसी चीजें भी होगी और होती है। एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बचे, है ना, मतलब एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बचे? अवेयरनेस रखिए, है ना, अपने डेटा और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने वैल्यू को समझिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि अपने लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में मत सौंपिए। दादा भाई नौरोजी की ये किताब में एक बहुत पावरफुल लेसन देती है कि कि चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ा मतलब आपके सामने कितना भी बड़ा सिस्टम क्यों ना खड़ा हो, आपके सामने चाहे कितना भी बड़ा सिस्टम खड़ा हो, अगर आपके पास ट्रूथ, डेटा और परसिस्टेंस है तो आप बड़े से बड़े सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को अननेसेसरी चीज़ों में ड्रेन मत कीजिए, है ना, ड्रेन मत होने दीजिए। अपने टाइम को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने कैपेबिलिटी पर भरोसा रखिए, है ना, अपने कैलिबर पर भरोसा रखिए, और अपनी ज़िंदगी के ग्रैंड ओल्ड लीडर खुद बनिए, है ना, ग्रैंड ओल्ड लीडर आप खुद बनिए। छठा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि सॉरी मेरे गाय है यहाँ पे, ओके। छठा पॉइंट है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, ट्रेड पर कंट्रोल। दादा भाई नौरोजी के एनालिसिस का एक बड़ा हिस्सा इस बात से जुड़ा था कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी ने इंडिया के ट्रेडिशनल ट्रेड और इंडस्ट्रीज को किस तरह प्रभावित किया। इंडिया कभी केवल रॉ मटेरियल का सप्लायर नहीं था, है ना। यहाँ टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स और कई तरह की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का बड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था, लेकिन कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में इंडिया को इंक्रीजिंगली एक ऐसे मार्केट में बदल दिया गया जहां से रॉ मटेरियल्स बाहर जाएं और ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वापस आए। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? इसका मतलब था कि इंडिया के रिसोर्सेज का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा था, लेकिन उससे होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट, है ना, प्रोपोर्शनलिटी इंडिया में रिटेन नहीं हो रहा था। यानी रिसोर्स इंडिया का, है ना, रिसोर्स इंडिया का प्रोडक्शन कहीं और प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा भी कहीं और, है ना। रिसोर्स है इंडिया का, प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है और प्रॉफिट किसी और को मिल रहा है, प्रॉफिट का हिस्सा किसी और को मिल रहा है ना। तो आज इसे अपनी लाइफ से कनेक्ट कीजिए। क्या आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं या अपनी मेहनत के वैल्यू क्रिएट करना भी सीख रहे हैं? हाँ, क्या आप उस मेहनत का वैल्यू को क्रिएट करना भी सीख रहे हैं? क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है ना, आपको ये भी समझना होगा कि आपकी मेहनत का वैल्यू कैप्चर कौन कर रहा है। सो लाइफ लेसन इज व्हाट? डोंट जस्ट वर्क हार्ड, अंडरस्टैंड द सिस्टम अराउंड योर वर्क, है ना। मेहनत के साथ इकोनॉमिक्स, स्किल्स एंड वैल्यू क्रिएशन को समझना भी जरूरी है। ओके, सातवां पॉइंट क्या है? होम चार्जेस, पैसा बाहर जाने का एक और रास्ता। तो दादा भाई नौरोजी ने जिस ड्रेन की बात की उसमें होम चार्जेस का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कई खर्च जिनका फाइनेंशियल बर्डन इंडिया पर पड़ता था, लेकिन उनका पेमेंट ब्रिटेन में किया जाता था, है ना। उनका पेमेंट जो है ब्रिटेन में किया जाता था। इसका मतलब था कि इंडिया में पैदा हुआ रेवेन्यू सिर्फ इंडिया के अंदर सर्कुलेट नहीं हो रहा था, है ना, उसका एक हिस्सा लगातार बाहर जा रहा था। तो अब इसे अपनी पर्सनल फाइनेंस से समझिए कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी 30,000 है ना, आपका सैलरी जो है वो कितना है? 30,000 है। लेकिन सैलरी आते ही EMI, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस, है ना, EMI, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस, इम्पल्स शॉपिंग एंड रैंडम एक्सपेंसेस में पैसा निकल जाता है। महीने के अंत में आप सोचते हैं कि मैं इतना कमाता हूं फिर भी मेरे पास कुछ बचता नहीं, है ना। यही है फाइनेंशियल ड्रेन का सिंपल वर्जन। फाइनेंशियल ड्रेन का सिंपल वर्जन यही है। सो लाइफ लेसन क्या है कि इनकम बढ़ाना जरूरी है, लेकिन लीकेज रोकना उससे कम जरूरी नहीं, है ना। मतलब उससे कम जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनकम बढ़ाना जरूरी है, लेकिन लीकेज रोकना उससे कम जरूरी नहीं है
राइट। कमाई बढ़ाइए, कमाई तो बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में अपने एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल लीकेजेस को भी कंट्रोल कीजिए, राइट। 8वां पॉइंट क्या है कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से दूर रखना। तो नारोजी ने आर्गुमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट कंसर्न ये भी था, मतलब कि कहने का मतलब कि दादा भाई नौरोजी के आर्गुमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट कंसर्न ये भी था कि इंडियंस को हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में पर्याप्त अवसर नहीं दिए जा रहे थे, है ना। इसका नुकसान केवल सैलरी या जॉब अपॉर्चुनिटीज तक सीमित नहीं था, इससे एक सोसाइटी के अंदर लीडरशिप एक्सपीरियंसेस एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के डेवलपमेंट पर भी असर पड़ रहा था। यानी मतलब यह है कि इससे एक सोसाइटी के अंदर लीडरशिप एक्सपीरियंस एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के डेवलपमेंट पर भी असर पड़ सकता था। तो डीपर प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी सोसाइटी के लोगों को लगातार डिसीजन मेकिंग से दूर रखा जाए तो धीरे धीरे उनके अंदर ये फीलिंग डेवलप हो सकती है कि इम्पोर्टेंट डिसीजंस हमारे लिए कोई और लेगा, है ना, कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो कोई और लेगा। और यही डिपेंडेंसी का सबसे डेंजरस फॉर्म है। आज भी क्या हम अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस खुद लेते हैं, या फिर पेरेंट्स क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इन तमाम डर से अपने डिसीजंस हम बदल देते हैं। तो लाइफ लेसन क्या है, दैट लर्न टू गवर्न योर ओन लाइफ, यू हैव टू लर्न दैट हाउ टू गवर्न आवर ओन लाइफ, राइट। ओके, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना ही रियल सेल्फ गवर्नेंस है, राइट। 9th पॉइंट इज व्हाट, एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। दादा भाई नौरोजी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशंस में एक ये भी था कि उन्होंने आर्गुमेंट्स को सिर्फ एंगर या इमोशन तक सीमित नहीं रखा, है ना। उन्होंने एजुकेशन, फैक्ट्स, पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड पब्लिक डिबेट को इम्पोर्टेंट दी, क्योंकि किसी भी सोसाइटी को परमानेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए सिर्फ पैसा काफ़ी नहीं था, किसी भी तरीके से पैसा काफ़ी नहीं है ना। उसे चाहिए नॉलेज प्लस अवेयरनेस प्लस क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। नॉलेज तो चाहिए, साथ साथ नॉलेज प्लस अवेयरनेस प्लस क्रिटिकल थिंकिंग। तो आज हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, हमारे पास हर तरफ से हर तरीके से इंफॉर्मेशन का भंडार है। हमारे पास गूगल है, यूट्यूब है ना, बुक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं या जेन्युइनली उससे सीख भी रहे हैं और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे उन तमाम इंफॉर्मेशन को लेने के बाद, कलेक्ट करने के बाद, तो फिर कुछ मतलब नहीं बनता, है ना। लाइफ लेसन क्या है, इंफॉर्मेशन आपको पावरफुल नहीं बनाती। उन तमाम इंफॉर्मेशन को समझना, क्वेश्चन करना और सही जगह अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना आपको पावरफुल एक्चुअली बनाता है। इसलिए सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम मत कीजिए, है ना, उसके ऊपर काम भी करना जरूरी है। दैट्स व्हाई थिंक, क्वेश्चन, लर्न एंड देन अप्लाई, राइट। 10th पॉइंट इज व्हाट, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इकोनॉमिक फ्रीडम का कनेक्शन। दादा भाई नौरोजी के विचारों का एक बड़ा लेसन ये था कि पॉलिटिकल फ्रीडम और इकोनॉमिक वेलबींग को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, अगर किसी सोसाइटी के मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस पर उसका कंट्रोल नहीं है तो उसकी पॉलिटिकल फ्रीडम भी इनकम्प्लीट रह सकती है, क्योंकि आखिरकार जिसके पास रिसोर्सेज और डिसीजंस पर कंट्रोल होता है उसके पास पावर भी होती है। अब इसे अपनी पर्सनल लाइफ में देखिए, झांकिए कि अगर आपकी इनकम किसी और के कंट्रोल में आ जाए, आपका टाइम भी किसी और के कंट्रोल में आ जाए, आपके डिसीजंस भी किसी के अप्रूवल में डिपेंड हो जाए, तो ये टेक्निकली आप फ्री हो सकते हैं भला, लेकिन क्या आप वास्तव में इंडिपेंडेंट हैं? क्या आप वास्तव में इंडिपेंडेंट है? नहीं। आप टेक्निकली क्या है, आप फ्री हैं? नहीं। लेकिन क्या आप वास्तव में इंडिपेंडेंट हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका लाइफ डिसीजंस कोई और ले रहा है। सो लाइफ लेसन इज व्हाट, रियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई आपको रोक नहीं रहा, राइट। रियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपने टाइम, मनी, डिसीजंस और फ्यूचर पर धीरे धीरे कंट्रोल डेवलप कर रहे हैं कि नहीं, राइट। 11 पॉइंट इज व्हाट, परसिस्टेंस। एक आवाज को आंदोलन बनने में समय नहीं लगता, बनने में समय नहीं लगता। दादा भाई नौरोजी ने अपने आर्गुमेंट्स को एक दिन में दुनिया के सामने नहीं रखा, वो किसी भी एंगल से एक दिन में उन तमाम आर्गुमेंट्स को सामने पेश नहीं किए। उन्होंने वर्षों तक रिसर्च किया, कैलकुलेशन की, राइटिंग की, पॉलिटिकल एडवोकेसी के जरिए अपने विचारों को आगे बढ़ाया, है ना। उनकी कहानी हमें बताती है कि अगर आपका उद्देश्य बड़ा है तो आपको परसिस्टेंस की जरूरत नहीं होती। सॉरी मिस्टेक हो गया। उनकी कहानी हमें बताती है कि अगर आपका उद्देश्य बड़ा है तो आपको परसिस्टेंस की जरूरत होती है, राइट।
ओके, सो आज हम चाहते हैं, है ना, कि एक वीडियो वायरल हो जाए, 1 महीने में सक्सेस मिल जाए, 1 साल में करोड़पति बन जाए। लेकिन रियलिटी ये है कि मीनिंगफुल चेंज अक्सर स्लो प्रोसेस होता है। जो मीनिंगफुल चेंज होता है ना, वो अक्सर स्लो प्रोसेस होता है। लाइफ लेसन क्या है कि डोंट कंफ्यूज स्लो प्रोसेस एंड द प्रोग्रेस विथ नो प्रोग्रेस। डोंट कंफ्यूज स्लो प्रोग्रेस विथ नो प्रोग्रेस। अगर आपका काम सही डायरेक्शन में है और आप लगातार इंप्रूव कर रहे हैं, तो स्लो ग्रोथ भी एक ग्रोथ है। स्लो ग्रोथ भी एक ग्रोथ होता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अदालत में, लेकिन धीरे धीरे एविडेंस आ रहा है। एविडेंस जो है धीरे धीरे आ रहा है, मतलब कि उस पैमाने पे नहीं आ रहा जिस पैमाने पे आना चाहिए, जिस तरीके से जज का ऑर्डर होता है, दोनों का ऑर्डर होता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हाँ, भले ही धीरे धीरे एविडेंस आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है, राइट। स्लो कहने का मतलब हुआ कि स्लो ग्रोथ भी तो ग्रोथ ही हुआ ना, बस वो रुकना नहीं चाहिए। बात ये 12 पॉइंट इज व्हाट 12 पॉइंट इज सबसे बड़ा लेसन। अपना इकोनॉमिक और मेंटल कंट्रोल वापस लीजिए, है ना। आपका जो इकोनॉमिक और मेंटल ग्रोथ है उसको वापस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि और शायद पूरी किताब को आज की जनरेशन के लिए समझने का सबसे पावरफुल तरीका यही है। ड्रेन सिर्फ पैसा नहीं होता, आपका टाइम भी ड्रेन है। आपका टाइम भी ड्रेन हो सकता है, मतलब बर्बाद हो सकता है। ड्रेन का मतलब क्या, अब तक आप तो पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं, कि ड्रेन का मतलब बर्बाद होना होता है, कम होना होता है ना। टाइम भी ड्रेन हो सकता है, मतलब बर्बाद हो सकता है। एनर्जी भी ड्रेन हो सकती है, मतलब बर्बाद हो सकती है। अटेंशन भी ड्रेन हो सकता है। कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है ना, मतलब बर्बाद हो सकता है, कह सकते हैं। और सबसे डेंजरस चीज कि आपका फ्यूचर भी बर्बाद हो सकती है, मतलब खत्म हो सकता है। अगर आप हर दिन अपना टाइम ऐसी चीजों में खर्च कर रहे हैं जिनका आपके फ्यूचर से कोई संबंध नहीं, तो आप धीरे धीरे अपने फ्यूचर की वेल्थ को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर कोई लगातार आपके कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो आपका मोरल कैपिटल भी ड्रेन हो रहा है। अगर आप बिना सोचे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम भी ड्रेन हो रही है। और अगर आप बिना डायरेक्शन के सिर्फ दूसरों को कॉपी कर रहे हैं, तो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी ड्रेन हो रही है। इसलिए आज से एक सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है, दैट मेरी लाइफ से सबसे ज्यादा क्या ड्रेन हो रहा है ना। मेरी लाइफ से सबसे ज्यादा ड्रेन क्या हो रहा है? टाइम, मनी, एनर्जी, अटेंशन, कॉन्फिडेंस, या फिर पोटेंशियल क्या? और जब आंसर मिल जाए, तो अगला सवाल पूछिए खुद से कि मैं इसे वापस कैसे कर सकता हूँ, कैसे ले सकता हूँ। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मॉडर्न लेसन है। क्योंकि किसी भी एम्पायर की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी वेल्थ नहीं होती, है ना। उसकी असली ताकत होती है उसके लोगों की कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल। और यही बात एक इंडिविजुअल पर भी लागू होती है। अपनी वेल्थ प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, अपना अटेंशन को प्रोटेक्ट कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस को भी प्रोटेक्ट कीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि अपने फ्यूचर का कंट्रोल किसी और के हाथ में मत सौंपिए। यही है इस किताब का सबसे पावरफुल टेक अवे। सो पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया इतिहास की कहानी ज़रूर है, लेकिन इसके लेसन्स आज भी हमारी पर्सनल लाइफ, कैरियर, फाइनेंशियल डिसीजंस में उतने ही रेलेवेंट हैं। क्योंकि इतिहास सिर्फ ये जानने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता और ना पढ़ा जाता है। इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम समझ सके कि क्या दोबारा नहीं होना चाहिए और क्या दोबारा नहीं होने देना है, और अपनी जिंदगी में क्या बेहतर करना है। जो पहले हो रहा था अगर आज हो तो फिर क्या मतलब है ना। क्या दोबारा नहीं होने देना है और अपने ज़िंदगी में क्या बेहतर करना है। ओके फाइन, द पॉइंट इज दैट मैं जब वीडियो बना रहा था तो बैकग्राउंड में कभी गाय का कभी बकरी का आवाज़ आ रहा था। सो सॉरी फॉर दैट, क्या कर सकते हैं। अभी परिस्थिति वैसे नहीं है कि मैं कोई कैमरा खरीद सकूँ, कोई माइक खरीद सकूँ। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ यार, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके, कल को जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सोचेंगे। अभी मेरे पास एक सिर्फ फ़ोन है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे कंटेंट बनाने का, वैल्यू प्रोवाइड करने का। जब मैं कुछ करने लगूँगा, पैसे वैसे आने लगेंगे, तो AC वैसे लगाएंगे, घर वर बनाएंगे, सब कुछ ठीक होगा। तो फिलहाल इसी तरीके से कोई थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है वीडियो को सुनने में। बाकी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़।
ओके, तो यही था किताब दादा भाई नौरोजी का, है ना। यहाँ पे जितनी भी बातें रखी गई है शायद आप सीखे होंगे, समझे होंगे और शायद अपनी ज़िंदगी में आप उतारेंगे। यही हमारी चाहत है, राइट। सो इसको पूरी तरीके से इसको देख चुके अगर होंगे आप, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरी तरीके से शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था, हिस्ट्री में क्या हुआ था। क्योंकि अगर हम बताएंगे नहीं तो लोग समझेंगे कैसे, और अगर समझेंगे नहीं तो फिर अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना। रियल लाइफ में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जो पास्ट में हुआ उससे सीखना बहुत ज़रूरी है, अपने रियल लाइफ में उतारना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। दोनों ही चीज़ों का होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब आप बिल्कुल जाके पढ़िए, तब समझ में आएगा दुनियादारी क्या चीज़ होती है। सो